सालों से छोटे बड़े गुंडे व्यापारियों, दुकानदारों और कारोबारियों से गुंडा टैक्स वसूलते थे। शहाबुद्दीन ने लोकल गुंडों को या तो अपने संरक्षण में ले लिया या फिर उन्हें खत्म कर दिया। दाऊद हो या लॉरेंस, सबके क्राइम बिजनेस मॉडल में ना रंगदारी जरूर होता है और शहाबुद्दीन सिवान के इस पूरे रंगदारी इंडस्ट्री के मालिक बन गए। इस बीच सीपीआई लिबरेशन पार्टी उन शोषित लोगों की हक की लड़ाई लड़ रही थी जो शहाबुद्दीन के आतंक से परेशान थे। बिहार के एक नेता से शहाबुद्दीन का ऐसा रिश्ता था कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती ही नहीं। अमीरों से लूट, गरीबों को छूट और रंगदार से रंगदारी, कुछ ऐसी थी सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी। जी हां, आज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस एपिसोड में ना मारपीट की बात होगी और ना ही तेजाब कांड की बात होगी कि कैसे सिवान में साहब के जुर्म का साम्राज्य चलता था। और अगर मीडिया में फैले खबरों की तरह ही शहाबुद्दीन इतने खूंखार और जालिम थे तो किसके लिए मसीहा और किसके लिए साहब थे। अब देखिए, दाऊद हो या लॉरेंस, सबके क्राइम बिजनेस मॉडल में ना रंगदारी जरूर होता है और ये सिर्फ गैंगस्टर के केस में ही नहीं बल्कि बाहुबलियों के केस में भी था। अब देखिए, सिवान में रंगदारी कोई नई चीज तो नहीं थी। सालों से छोटे बड़े गुंडे जो है व्यापारियों, दुकानदारों और कारोबारियों से गुंडा टैक्स वसूलते थे। कुछ प्रोटेक्शन मनी या फिर हफ्ता वसूली जैसा ही कह लीजिए। लेकिन जब शहाबुद्दीन सत्ता में आए तो उन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। उस वक्त वो सिर्फ एक नेता ही नहीं थे बल्कि वो सिवान के इस पूरे रंगदारी इंडस्ट्री के मालिक भी बन गए थे। पहले छोटे छोटे गुंडे अलग अलग इलाकों में अपना वर्चस्व बनाए रखते थे और वे अपनी अपनी एरिया में पैसे वसूलते थे और अपने इलाके में दबदबा कायम रखते थे। लेकिन जब शहाबुद्दीन का दबदबा बढ़ा तो उन्होंने इस सारे गुंडे को या तो अपने संरक्षण में ले लिया या फिर उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन सिवान के साहब ने फिर कुछ ऐसा कर दिया जिसने उनको लोकप्रिय बना दिया, जनता के बीच एक मसीहा बना दिया। एक बड़ी जनसंख्या उनके साथ आ गई और वो लगातार सिवान से चुनाव जीतते रहे। खुद शहाबुद्दीन भी अपने भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कहते थे कि मेरे लिए एक अच्छी बात यह रही कि मैं कभी हारा नहीं, हारूंगा तो अपने सांसों से लेकिन किसी चुनाव में नहीं हारा। तो इस तरह का दबदबा था, इस तरह का जनसमर्थन था उनके साथ। लेकिन वास्तव में हुआ ये कि शहाबुद्दीन ने बहुत सारे लोगों को रंगदारी या गुंडा टैक्स से छूट दे दी थी। ठीक वैसे ही जैसे हमें और आपको इनकम टैक्स में छूट दी जाती है ना, वैसे ही गनशॉट एंड साइलेंस नाम के एक रिसर्च पेपर में सिवान के तत्कालीन जिला अधिकारी ने बताया था कि शहाबुद्दीन ने रंगदारी व्यवस्था को पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन कर दिया था। वो छोटे छोटे दुकानदारों और आम व्यापारियों से रंगदारी नहीं लेते थे बल्कि बड़े कारोबारियों और व्यापारियों से ही पैसा वसूलते थे या उनके लोग वसूलते थे। ये उनकी रणनीति का हिस्सा था और यही अमीरों से लूट और गरीबों को छूट और रंगदार से रंगदारी का शहाबुद्दीन का तरीका था जो वो आम लोगों के दिमाग में बिठाना चाह रहे थे। क्योंकि छोटे व्यापारियों को बचा कर रखने से उन्हें दो बड़े फायदे मिले। पहला, आम जनता में उनकी छवि मसीहा जैसी बन गई जिसने छोटे दुकानदारों को गुंडों से बचा लिया। दूसरा, बड़े व्यापारी मजबूरी में उसे पैसा देने लगे क्योंकि उन्हें मालूम था कि शहाबुद्दीन से बैर लेना मौत को बुलावा देना था। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शहाबुद्दीन के क्षेत्र में कभी कोई किडनैपिंग नहीं होता था, कभी महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं होता था। खुद शहाबुद्दीन भी इसके बारे में कहते हैं। मैंने आपकी अदालत में भी उनकी बात सुनी तो वो कहते हुए सुने गए कि मेरे क्षेत्र में किडनैपिंग नहीं होता था, जिस वजह से उनकी छवि शानदार बन रही थी। अब भले ही उनके क्षेत्र में कुछ नहीं होता था, लेकिन कहते तो ये भी है कि उनके क्षेत्र के बाहर ऐसे ऐसे कांड होते थे जिनमें इनका संरक्षण शामिल होता था, जिनसे इनका नाम जुड़ जाता था। कुल मिलाकर नाप तोल का हिसाब किताब होता था जिससे मसीहा वाली छवि भी बनी रहे और बाकी सभी काम धंधा भी चलता रहे। इस मामले में शहाबुद्दीन का सिस्टम बहुत ही संगठित था, ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं ना, ठीक वैसा ही, जिसके जरिए व्यापारियों और उद्योगपतियों को साफ संदेश दिया गया था कि अगर वो सुरक्षा चाहते हैं तो उन्हें पैसा देने होंगे। ये सुरक्षा शहाबुद्दीन उन्हीं लोगों से देते थे जो खुद शहाबुद्दीन के ही गुर्गे थे। ये शहाबुद्दीन के आतंक का साम्राज्य था
जिसमें प्रशासन भी असहाय नजर आता था। पुलिस और सरकारी अधिकारी भी शहाबुद्दीन के प्रभाव में काम करते थे। यहाँ तक कि उनके जेल में रहने के बावजूद उनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि उनका नाम ही काफी था किसी को भी डराने के लिए। सिवान का ये मामला बिहार के बाकी हिस्सों से अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ अपराध सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, ये सत्ता और राजनीति का एक महत्वपूर्ण हथियार भी था। शहाबुद्दीन ने न केवल अपराध का राजनीतिकरण किया बल्कि उसने राजनीति को अपराध का एक जरिया भी बना दिया। लेकिन रंगदारी कोई अकेली चीज नहीं थी जिसने शहाबुद्दीन को इतना फेमस बनाने में मदद की। अपने गुर्गों को उनका साफ संदेश था कि महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती या बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। यही वजह थी कि उस समय शहाबुद्दीन के क्षेत्र में रेप, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं की कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। कहते तो ये भी है कि वो कॉलेज के जमाने से ही इन सब चीजों के खिलाफ थे। तो शहाबुद्दीन सिवान में महिलाओं के लिए इस वजह से भी मसीहा बन गए। अब शहाबुद्दीन औरतों का कितना इज्जत करते थे ये तो आप पिछले एपिसोड में भी जान गए होंगे, जहां उनका दुश्मन था एक विश्वकर्मा चौहान, जिन्हें वो जान से मार देना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने जब उनको राखी बांध दी तो फिर उन्होंने दुश्मनी को भुला दिया। खैर, अभी लौटते हैं अभी वाले कहानी पे। इस बीच जो है ना, क्या होता है कि 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में राजनीति में बड़े बदलाव आ रहे थे। शहाबुद्दीन जो पहले सिर्फ एक स्थानीय रंगबाज थे, उन्होंने खुद को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। लालू यादव को ऐसा ही नेता चाहिए था जो निचले स्तर पर उनके लिए काम कर सके और विपक्ष को दबा सके। शहाबुद्दीन उस दौर में इस काम के लिए सबसे ज्यादा फिट थे। वो ताकतवर थे, बेरहम और उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत थी, जिसका सबूत उन्होंने झारखंड के जमशेदपुर में दिया, जिसकी कहानी आपने पिछले एपिसोड में सुनी होगी। चैनल पर जो शहाबुद्दीन की लास्ट स्टोरी है उसमें आपने ये कहानी सुनी कि जमशेदपुर में शहाबुद्दीन ने क्या कांड किया था। फिर आगे शहाबुद्दीन ने 1990 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। ये जीत उनके राजनीति सफर की पहली सीढ़ी थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने जनता दल में उन्हें शामिल कर लिया। ये राजनीतिक गठजोड़ एक दूसरे के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। जनता दल को सिवान जैसे इलाके में एक मजबूत पकड़ चाहिए थी और शहाबुद्दीन को अपने अपराधी साम्राज्य को चलाने के लिए राजनीतिक संरक्षण चाहिए था। ये रिश्ता इतना मजबूत था कि जब भी शहाबुद्दीन पर कोई कानूनी कार्रवाई होती तो उसे राजनीतिक ताकतों का पूरा समर्थन मिलता था। और इन सभी चीजों से शहाबुद्दीन की पकड़ ऐसी थी कि उनके सामने किसी की एक नहीं चलती थी। एक बार सवाल उठा कि जेल में शहाबुद्दीन को फोन का कनेक्शन मिला हुआ है। राज्य में बड़े बड़े अधिकारियों तक बात पहुंची और पटना में फैसला कर लिया गया कि फोन का कनेक्शन जो है कटवा दिया जाए। कटवा भी दिया गया, लेकिन अगले ही दिन वो कनेक्शन फिर से लग गया, क्योंकि उसे लगवाने के लिए शहाबुद्दीन को सिर्फ एक लोकल एसडीओ को एक फोन ही करना था। आखिर उस एसडीओ को तो सिवान में ही रहना था। खैर, ये बात फिर पटना पहुंची तो राज्य के होम सेक्रेटरी को 6 दिन लगे उस फोन को फिर से वापस से दूर करने में, यानी कि फोन की लाइन कटवाने में। तो ऐसा था, समझ लीजिए कि शहाबुद्दीन का जलवा। वो जेल में भी रहते थे तो शासन प्रशासन को हिला कर रखते थे, अपनी उंगली पर ऐसे ऐसे नचाते रहते थे। लेकिन उस दौर में सिवान के अंदर एक और राजनीतिक ताकत थी, सीपीआई लिबरेशन, जो उनको चुनौती देती थी। यह पार्टी उन वंचित और शोषित लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही थी जो शहाबुद्दीन के आतंक से परेशान थे। इसलिए शहाबुद्दीन के लिए यह पार्टी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राजनीतिक दल उसकी सत्ता को चुनौती दे। इसलिए उन्होंने सीपीआई के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक एक करके इस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। जो लोग विरोध करते वो या तो गायब हो जाते या फिर उनकी लाशें किसी गली कुचे में पड़ी मिलती थी। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये डर और दहशत का ऐसा खेल था जहां हारने वाले को मौत मिलती थी। उसी दौर में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर की भी हत्या खूब चर्चे में रही, जिसका आरोप भी शहाबुद्दीन पर ही लगा। ये बात अलग है कि बाद में शहाबुद्दीन इसी चंद्रशेखर को अपना दोस्त भी बताते थे। हालांकि शहाबुद्दीन के खिलाफ इसके अलावा भी कई मामले दर्ज हुए, जेल आना जाना लगा रहा, बावजूद वो सत्ता और डर का खेल खेलते रहे। आगे सिवान में और भी ऐसे कई खौफनाक वारदात हुए जिसने लोगों को झकझोरा।
पर शहाबुद्दीन किसी के लिए गुंडा तो किसी के लिए मसीहा बने रहे। वही शहाबुद्दीन का रंगदारी सिस्टम बिहार में अपराध और राजनीति के गठजोड़ की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। वो न केवल अपने इलाके का बेताज बादशाह बने रहे, बल्कि उन्होंने ये भी दिखा दिया कि अगर राजनीति में ताकत हो तो अपराध खुद ब खुद सत्ता का एक जरूरी अंग बन जाता है। यही वजह है कि सिवान का इतिहास शहाबुद्दीन के नाम से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। आज भले ही शहाबुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनकी कहानियां आज भी सिवान के फिजाओं में गूंजती है और वही कहानियां यहाँ पे भी मेरे साथ इस चैनल पर जारी रहेगा। अगर आप सिवान से हैं और आपके पास भी ऐसी कोई और भी कहानी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वो कहानी तो मैं भी सुना चुका हूँ और लोग भी बताते हैं कि शहाबुद्दीन सिर्फ ऐसा नहीं था कि अपराध ही करते थे, वो जनता के लिए भी काम करते थे। उनका ऐसा औरा था कि उन्होंने एक बार तो ऐसा करवा दिया था कि कोई भी डॉक्टर 50 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं लेगा। इस तरह का भी वो काम करते थे गरीब लोगों को देखते हुए। तो ऐसी अगर कोई कहानी आपके पास भी है तो अपना नाम और पता के साथ वो कहानी कमेंट जरूर कीजिए, या फिर सोशल मीडिया पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम बातचीत करेंगे। तो आप अपनी कहानियाँ हम तक भेजिए, अपना नाम भी जरूर कमेंट कीजिए, किस जगह से आप वो भी कमेंट कीजिए। हम कभी ना कभी फिर से इस सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। बाकी सिवान और शहाबुद्दीन से जुड़ी और बिहार और दुनिया के किसी भी कोने से जो अपराध की कहानियाँ हैं जो आपको सुननी हैं और मैं सुनाऊंगा, उन सभी चीज़ों के साथ हम इस चैनल पर मिलते ही रहेंगे। लेकिन आप इस कहानी को लाइक कर लीजिए, अभी कर लीजिए, और साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही आप तक कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।